नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में लगती है पुस्तक है, उसका नाम है भाषा संज्ञान और समाज। भाषा संज्ञान और समाज इसका है वो 2018 का पेपर कराने वाला हूँ। हम रणनीति बनाकर पढ़ाई करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर है वो प्राप्त किए जा सके, यानी कि 100 में से 70% नंबर है वो बनाए जा सके। इस हिसाब से तैयारी करेंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले के जो पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन आप कर लें। कम समय में ज़्यादा नंबर प्राप्त करने का यही तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है वो दिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको बोल करके बताने वाला हूँ और प्रश्न है वो हम लिख कर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न 2018 में आया हुआ है। बहुविकल्प के 2 प्रश्न आते हैं, यानी कि एबे सैदे वाले 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आया था लिपि व भाषा का संबंध है। लिपि व भाषा का संबंध है, तो इसके ऑप्शन थे ए अनिवार्य, ब प्राकृतिक, स मानवीय और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मानवीय। तो आप सीधा ही इसको याद रखें, ये एज इट इज़ है वो एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। लिपि व भाषा का संबंध है मानवीय। दूसरा प्रश्न आया था, ये प्रश्न 100% मुझे ऐसा लगता है कि रिपीट होगा। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में अगर 1 घंटा भी लगता है तो भी कोई ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि एक घंटा में अगर हम 5 घंटों में 5 साल के पेपर हल कर लेते हैं तो भी अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे, सिर्फ 5 घंटे पढ़ के। तो उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र ये एक पुस्तक है और इसका लेखक है वो पूछा गया था कि इसका लेखक बताइए कौन है। तो सीधा का सीधा मैं आपको बता देता हूँ, ये पुस्तक है पाउलो फरेरे की ये पुस्तक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाषा, लिपि व भाषा का संबंध है तो मानवीय। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक किसकी है, तो पाउले फरेरे की है। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, ये दोनों प्रश्न जो पहले आए थे ये सिर्फ आधे नंबर के थे और ये पेपर होता है 35 नंबर का। 35 नंबर का पेपर होता है और 35 में से आपको 14 नंबर पास होने के लिए लाने पड़ते हैं और 2 घंटे पेपर को हल करने के लिए मिलते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न आया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला है, ऐसा प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है।
यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर आपको वैसे भी मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, तो 22 उत्तर है वो इसका सही होगा। और वो कौन कौन सी है ये भी आप लिख सकते हैं। उनमें से इस प्रकार से लिखेंगे कि इनमें से कुछ भाषाएं हैं जो निम्न प्रकार है, जैसे बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, असमिया। तो ये कुछ भाषाएं हैं, इनके बारे में आप निम्न प्रकार से जैसे उदाहरण लिख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं तो 22 है, इनमें से कुछ मुख्य भाषाएं हैं, उनमें आप नाम लिख सकते हैं। और इनमें एक नोट लगाकर आप ये भी पेपर में लिख कर आ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि इसको 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए प्रयास जारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न जो आया हुआ है वो आया था काशी हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई किस सन में शुरू हुई? हिंदी की पढ़ाई किस सन में शुरू हुई? ये प्रश्न है वो पेपर में आया हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर होगा 1923 ईस्वी में। बस इतना ही उत्तर था इसका। हिंदी की पढ़ाई कब शुरू हुई? 1923 में। अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये आया हुआ है अक्षर व वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर व वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर व वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ए आ ई ये होते हैं, ये वागिंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं, ये ध्वनियाँ कहलाती है। और इन्हीं के लिखित जो रूप होता है इन्हीं का, उन्हें वर्ण कहते हैं। ए आ ये तो होती है ध्वनियाँ, और इनका लिखित रूप होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। इसीलिए हम निम्न अनुसार परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न हो। यानी कि आप इसमें इतना ही लिखेंगे कि ए आ ई उ आदि तो ध्वनियाँ हैं, इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके अलावा वर्ण या अक्षर मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि, और इसका क्या नहीं हो सकता? खंड नहीं हो सकता। ए क्षर यानी जिसका क्षर ना हो, खंड ना हो, इसके नाम से ही स्पष्ट है, तो आपको ज़्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो 2 लाइन है, इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। छठा प्रश्न आया था, ये जो पहले के 1 और 2 नंबर प्रश्न करवाए वो तो आधे आधे नंबर के थे, और अभी कंटिन्यू जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ वो 1-1 नंबर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था, भाषा की उत्पादकता
किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न है, वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियाँ होती है और विविध शब्द होते हैं। उनसे हम असीमित वाक्य बना सकते हैं। इसे ही भाषा की उत्पादकता कहते हैं। बस इतना ही इसका उत्तर होगा। जैसे कि आपको शॉर्ट में बताऊं तो सीमित ध्वनियाँ होती है और इनसे हम क्या बना सकते हैं? असीमित वाक्य बना सकते हैं। इसी को भाषा की उत्पादकता कहते हैं। बस इतना ही उत्तर है इसका। 2 लाइन का ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था 7 नंबर। ये भी 1 नंबर का प्रश्न था। बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं? ऐसा प्रश्न आया था। बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भों से जुड़े 2 मामले महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता की अवधारणा का क्या उपयोग है, इसके उपयोग से हम भाषा शिक्षण में क्या नया जोड़ सकते हैं। और दूसरा ये कि बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है। इन दोनों मामलों को हम सीखने सिखाने के क्रम में उपयोग कर शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावी बना सकते हैं। बहुभाषिकता इसके नाम से स्पष्ट है। बहुभाषिकता, बहु यानी अनेक, भाषिकता यानी भाषा, अनेक भाषा का प्रयोग करना ही बहुभाषिकता होता है। और इससे आप इनसे रिलेटेड लिख सकते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि बहुभाषिकता का अर्थ है अनेक प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करना। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम अनेक प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो जो अवधारणाएं जुड़ी हुई है, जो भी कंसेप्ट है, उनको क्लियर करने में आसानी होगी, बौद्धिकता का विकास होगा, सीखने सिखाने के क्रम को प्रभावी बनाया जा सकेगा और सीखना सिखाना आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई टीचर है, मान लीजिए 1 से ज़्यादा भाषा जानता है, तो वो बच्चों को एक से अलग भाषा में आसानी से सिखा सकता है, उनकी भाषा को समझ भी आसानी से सकता है। तो इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न जो आया था वो है चपरासी जा रहा है। इसको मिटाता हूं मैं 1 सेकंड। यहाँ पर ये आया था चपरासी जा रहा है और नीचे आया था कुलपति जा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य युक्त में प्रयुक्त भाषा किस अंतर को रेखांकित करती है, इसके बारे में प्रश्न है वो पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा शास्त्री पाउले फेरे, जिनकी पुस्तक हमने पहले पढ़ी थी, जिसके बारे में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रही उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। इन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा शास्त्री पाउल फेरे का कथन था, भाषाओं का उपयोग वर्चस्ववादी समूहों के हित की रक्षा करने के लिए किया जाता है। इससे हम पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में ऐसे कुछ संदर्भों का उल्लेख किया है
जिसमें भाषा की पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा हेतु उपयोग में लाया जाता रहा है। पाउल फेरे ने अपनी पुस्तक उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में इस बात को विस्तार से समझाया है कि अलग अलग वर्ग समूह साहित्य का उपयोग अपने हितों की साधना में करते हैं। साहित्य के जरिए मिथकों की रचना कर हितों को साधा जाता है। भाषा और वर्ग के व्यवहारिक रूप को समझने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि चपरासी जा रहा है, कुलपति जा रहे हैं। वह चपरासी था, वे कुलपति थे। वह चपरासी का बेटा है, वे कुलपति के बेटे हैं। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चपरासी तथा कुलपति दोनों है तो एक वचनी, लेकिन दोनों में वर्गीय स्थिति के अनुसार, वर्गीय स्थिति यानी कि ये चपरासी छोटा है तो ये छोटे शब्द जा रहा है बोला गया, इसमें एक वचन इस्तेमाल किया गया। और कुलपति वर्ग में मतलब थोड़ा ऊंचा स्थान रखता है तो इसीलिए इसे बहुवचन का इसके लिए इस्तेमाल किया गया। ये इतनी बातें आपको स्पष्ट करनी है। तो ऐसा प्रश्न दिखे तो आप सीधे के सीधे वो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि पाउल फेरे ने अपनी पुस्तक उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र में बताया कि वर्ग को उनके मतलब लोगों को उनके वर्ग के आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि एक वचन है फिर भी बहुवचन का इस्तेमाल किया जा रहा है कुलपति के लिए। इस प्रकार से थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड आप आसानी से बात है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आया था 9वां प्रश्न, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक ही नंबर का प्रश्न था, ये 2-3 लाइन लिखनी है। अभी जो प्रश्न आ रहा है वो 3 नंबर का है, ठीक है। 9वां प्रश्न ये 3 नंबर का है। ये प्रश्न आया था, अनेक राज्य 8वीं अनुसूची अनेक राज्य 8वीं अनुसूची में अपने राज्य की भाषा शामिल करवाने हेतु क्यों प्रयत्नरत हैं। कोई 3 कारण बताइए। ऐसा प्रश्न आया था कि जो अनेक राज्य हैं वो 8वीं अनुसूची में अपने राज्य की भाषा को क्यों शामिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं वो, इसके बारे में आपको कोई 3 कारण बताने हैं। तो इसका उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं वो संविधान की प्रजातांत्रिक समझ का आईना है। इस सूची में अपनी अपनी भाषाओं को शामिल करने के लिए अनेक राज्य प्रयत्नशील हैं, क्योंकि 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने पर भाषा का विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। वह भाषा राजकीय कार्य का माध्यम तो बनती ही है, साथ ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भाषा विकास हेतु सरकारी अनुदान मिलना, स्थानीय रचनाकारों व प्रतिभाओं को मौका मिलना, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलना, न्यायालयों के कार्य करने की भाषा का विकल्प बनना, साहित्य अकादमी में महत्व प्राप्त होना, ऐसे फायदे मिलते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आप ज़रा सोचिए कि जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा
तो क्या होगा, एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी भाषा का महत्व बढ़ जाएगा और सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही जो हमारे स्थानीय जो रचनाकार है, जो राजस्थानी भाषा में लिखते हैं, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो परीक्षाएं होती है, उनमें हमारी भाषा का विशेष महत्व मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा उस हमारी भाषा को अगर शामिल होगी तो। और जो न्यायालय के कार्य हैं, उनमें भी हमारी भाषा का विकल्प होगा। साहित्य की जो अकादमी है, उसका महत्व मिलेगा। साथ ही सरकार का अनुदान भी मिलेगा। तो अनेक सारे फायदे मिलते हैं। इसके बारे में आप आसानी से हैं वो 3 कारण बता सकते हैं। सीधी सी बात है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर में लिखेंगे कि इसलिए कर रहे हैं कि भाषा का महत्व बढ़े, भाषा को सरकारी अनुदान मिले, क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, जो लोग रचना करते हैं स्थानीय भाषा में, उनको प्रोत्साहन मिले, और साहित्य अकादमी का महत्व मिले, सरकारी कामकाज में भाषा का इस्तेमाल हो जाने लगे। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था 10वां। ये भी 3 नंबर का प्रश्न था। ये भी 3 नंबर का प्रश्न था। ये प्रश्न था व्याकरण में एक शेष, व्याकरण में एक शेष की, व्याकरण में एक शेष की अवधारणा को किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा समझाइए। प्रश्न आया था कि व्याकरण में एक शेष की अवधारणा को किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा समझाइए। जो एक शेष की अवधारणा है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक शेष हिंदी व्याकरण की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों श्रेणियों के शब्द मौजूद रहने पर यदि एक शेष करना चाहे तो हम प्राय पुल्लिंग शब्द को रख लेते हैं और स्त्रीलिंग शब्द को उसी में समाहित मान लेते हैं। उदाहरण के लिए आदमी कहने पर यह मान लिया जाता है कि इसके अंदर औरतें भी शामिल है, जबकि आदमी है वो एक पुल्लिंग शब्द है और औरतें स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार एक लिंग के व्यक्तित्व को दूसरे लिंग के व्यक्तित्व में विलीन हो जाने के विचार को भाषा स्थापित करती है तथा विस्तार करती है। इसी को क्या है कि एक शेष की अवधारणा कहते हैं। एक शेष, आप इसको याद कैसे रखेंगे? एक शेष यानी कि एक ही नाम से दोनों का उच्चारण हो, दोनों को समझा जाए इस प्रकार से। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 शब्द होते हैं हमारे हिंदी में, हम देखते हैं। तो इन दोनों को एक ही नाम से बुलाना ही एक शेष की अवधारणा है। जैसे कि अगर हम कहें आदमी, आदमी थे, यानी आदमी थे, तो आदमी में आदमी भी आ गए यानी पुल्लिंग भी आ गए और महिलाएं भी इसमें आ गई आदमी शब्द में। दोनों ही शब्द है वो समाहित हो गए, तो इसे ही एक शेष कहते हैं। यानी कि भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 श्रेणियां मौजूद है, फिर भी इसमें पुल्लिंग को ज़्यादा महत्व रखा जाए, यानी एक शब्द में दोनों को समा दिया जाए, यानी स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग शब्दों में समा जाए और अलग से महत्व ना रखे, तो इसे ही एक शेष, व्याकरण में एक शेष की अवधारणा कहते हैं। तो इससे रिलेटेड ये 3 नंबर का प्रश्न था। आप इसमें इतनी बातें हैं वो लिख सकते हैं, 3 में से 3 है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर और ये है भाषाई अस्मिता का
बासाई अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान का, कोई। अब आपको आसानी हो जाएगी इसका उत्तर देने में। शिरा, कब्बे, धर्म से जुड़े जाता है। इसके क्या प्रभाव होते हैं, समझाइए। प्रश्न था, भाषाई अस्मिता का कोई सिरा कब धर्म से जुड़ जाता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, समझाइए। भाषा अस्मिता का अर्थ होता है भाषा की पहचान। अस्मिता का अर्थ है वो हम पहचान से लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कई बार भाषाई अस्मिता का सिरा धर्म से जुड़ जाता है। ये आप उत्तर में क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार भाषाई अस्मिता का सिरा धर्म से जुड़ जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भारत के भाषा परिदृश्य का एक सिरा हिंदी उर्दू के आपसी रिश्ते से जुड़ा हुआ था। हिंदी के साथ साथ लोग बिना धार्मिक भेदभाव के उर्दू को भी पढ़ते थे और समझते थे और लिखते भी थे। उस समय उर्दू के संबंध में हिंदू और मुसलमान यानी मुस्लिम होने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन धीरे धीरे पुनरुत्थानवादी प्रकृति के कारण हिंदी और उर्दू के बीच में अलगाव को प्रोत्साहन मिला। इसका प्रमुख कारण भाषा अस्मिता का ही भाव था और दूसरा कारण औपनिवेशिक शासन की मनोवृत्ति भी थी। इसका आगे चलकर परिणाम यह हुआ कि उर्दू धीरे धीरे एक संप्रदाय विशेष की भाषा बन गई और उर्दू की पहचान इस्लाम धर्म से की जाने लगी। परिणाम स्वरूप भारत में उर्दू भाषा मात्र मुसलमानों की भाषा बनकर रह गई और इस्लाम अनुयायी इस भाषा का सभी तरह से लिखने, पढ़ने, धार्मिक कार्यों, रीति रिवाजों आदि में प्रयोग करने लगे। एक तरह से उन्होंने उर्दू भाषा और अपनी अस्मिता को ही स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उर्दू भाषा मुसलमानों की अधिकृत भाषा बन गई। भाषा अस्मिता धर्म से कब जुड़ जाती है, तो आप इसके प्रश्न से ही उत्तर निकालेंगे। यानी कि भाषा की पहचान है वो धर्म से कब जुड़ जाती है, तो धर्म से आपको याद आएगा कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत में पहले हिंदी और उर्दू दो भाषाएं बोली जाती थी। उनका आपस में बहुत सा संबंध था, लेकिन धीरे धीरे पुरातत्ववादी और अनौपनिवेशिक काल की मनोवृत्ति के कारण उर्दू है वो धीरे धीरे मुसलमानों की भाषा बनकर रह गई और हिंदी भाषा का सभी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनसे रिलेटेड है वो बातें लिख सकते हैं। उर्दू भाषा का जो मुस्लिम समुदाय है वो इसका उपयोग करता है, रीति रिवाजों में, धार्मिक कार्यों में, लिखने पढ़ने आदि में इसका उपयोग करता है। तो धीरे धीरे उर्दू भाषा है वो मात्र मुस्लिम समुदाय की भाषा बनकर ही रह गई। इनमें अलगाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से आप इससे रिलेटेड है वो बात लिख सकते हैं। तो इसके प्रश्न से ही आपको उत्तर है वो याद आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया था, ये 11 प्रश्न कर लिए हैं हमने। 12वां प्रश्न है वो देखते हैं। 12वां प्रश्न आया था, ये भी 3 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद में जो प्रश्न आएंगे वो 8-8 नंबर के 2 प्रश्न आए हुए हैं और उन दोनों प्रश्नों के अथवा में भी प्रश्न आया हुआ है, यानी उनमें से कोई एक है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये 12वां प्रश्न है, ये 3 नंबर का है। इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये प्रश्न था, धर्म के कारण
भाषाई शब्द भंडार में, भाषाई शब्द भंडार में किस प्रकार वृद्धि हुई है, किस प्रकार वृद्धि हुई है। सबसे इजी प्रश्न है ये, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। प्रश्न है कि धर्म के कारण है वो भाषाई शब्द भंडार में, शब्द भंडार आपको ये पॉइंट पकड़ना है। शब्द भंडार में वृद्धि किस प्रकार से हुई है, किसके कारण, धर्म के आधार पर। तो धर्म के कारण ही तरह तरह के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं का विकास हुआ है, जिसका मनुष्य की कल्पना, सर्जन करने की क्षमता आदि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कुछ शब्द हम जैसे लेते हैं राम राम, जय राम जी की, राम राज्य, राम बाण, लक्ष्मण रेखा, अंगद का पैर, ये ऐसे शब्द कहाँ से आए, ये धर्म से ही तो आए। जैसे कि व्रत, उपवास, तीर्थ, जप, भजन, कीर्तन, परिक्रमा, पुजारी, पूजा, देवालय, शिवालय, मंदिर, ऐसे शब्द कहाँ से आए, धर्म से ही तो आए। तो इस प्रकार से ये भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि हुई है, ये धर्म से आए हैं। जैसे कि जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री गणेश करना, ये शब्द कहाँ से आए, ये धर्म से ही आए। तो इनमें आप लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म से ये शब्द आए। इसी प्रकार से कुछ शब्द कुरान, अरबी, फारसी आदि से भी आए। इनमें भी आपको कुछ शब्द याद हैं तो वो आप ऐड करके उनमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार से शब्द भंडार में वृद्धि होती रही और उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आपको 4-5 लाइन लिखनी है, ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है, इतने में ये पूरा हो जाएगा। धार्मिक विविधता के कारण बहुत सारे शब्द हैं वो धर्म की वजह से हमारे शब्द भंडार में आए हैं और हम उनका उपयोग करते हैं। और ये शब्द आपको लिखना है, इनमें आप कुछ हमारे राजस्थानी के शब्द लिख सकते हैं, पंजाबी आती है तो पंजाबी के शब्द लिख सकते हैं, कुछ अन्य भाषा के शब्द भी लिख सकते हैं आप, जो धर्म की वजह से शब्द भंडार में वृद्धि हुई है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वेरी वेरी इजी प्रश्न है ये। कुछ शब्द लिखने हैं, 20-25 शब्द लिख करके इस प्रकार से वृद्धि हुई है, हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा प्रश्न, ये सबसे इजी प्रश्न है। इसके अलावा जो प्रश्न आए हैं, ये अभी जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रश्न, ये 2 ही प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो सीधे के सीधे पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का। और पेपर कितने का है? पेपर है 35 का। और पास होने के लिए कितने चाहिए? 35 में से 14। और एक प्रश्न कितने का? 8 का। और 14वां प्रश्न है वो भी कितने का? वो भी 8 का। तो ये 2 प्रश्न अगर आप तैयार कर लें तो 16 नंबर आ गए। 16 में से मान लो एक एक नंबर उसने काट लिया तो 14 आ गए, 14 में 14 आप पास हो गए। जबकि वो पहले किए थे वो भी आपको काफ़ी सहायता देंगे, वो सेम टू सेम प्रश्न है, वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मैं आपको रिवाइज़ भी करवा दूंगा इसके साथ में, बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जानकारी मैं देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। 5-6 घंटे में पूरा का पूरा पेपर किस प्रकार से निकालना है इसकी रणनीति हम बना रहे हैं। 2018 का पेपर है वो हल कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 तक जितने पेपर हुए हैं उन सबको हल कर लेंगे तो आसानी से अच्छे नंबर है वो बन जाएंगे। ये प्रश्न जो 13वां प्रश्न आया था वो आया था, इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ। 13वें प्रश्न में 2 प्रश्न आए थे, अथवा में प्रश्न आया था, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमें करने ज़रूरी है। पहला प्रश्न था भाषा, जेंडर, असमानता का कारण बनती है।
और दूर करने का साधन भी, दूर करने का साधन भी। ये कथन दिया गया है, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये इतना कथन है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। भाषा जेंडर असमानता का कारण बनती है और दूर करने का साधन भी। किस प्रकार से, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, भाषा है वो एक औजार है। आप उत्तर में लिखेंगे कि भाषा एक औजार है जिसका उपयोग सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी औजार का उपयोग और उपयोग करने वाले की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है। यह तथ्य समाज की स्त्रियों और पुरुषों के बारे में सोच पर भी लागू होता है। भाषा जेंडर असमानता का प्रमुख कारण बनती है, जिसे हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, हमारे समाज में लड़कियों के नाम इस प्रकार रखे जाते हैं जिससे यह इंगित होता है कि किसी लड़की का पैदा होना उसके लिए ऐसा अभिशाप बन जाता है जो नाम के रूप में जीवन भर उसे उसके अपशगुनी होने की पहचान का बोध करवाता रहता है। नंबर 2, हमारे समाज में कई ऐसे नाम हैं जो पुल्लिंग शब्द को निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति पुल्लिंग शब्द है। राष्ट्रपति चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों राष्ट्रपति कहलाते हैं। इनमें जुड़ा हुआ प्रति प्रत्यय पुल्लिंग है। इनमें जुड़ा हुआ पति जो प्रत्यय है वो पुल्लिंग है। इस प्रकार चेयरमैन, मैनमेड आदि शब्द हैं वो भाषा की उपस्थिति जेंडर असमानता को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, सामाजिक संरचना में स्त्री पर पुरुष के प्रभाव सामाजिक संरचना में स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व तथा वर्चस्व के विचार को स्थापित करने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, स्कूली पाठ्य पुस्तकों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें संबोधन के स्तर पर लड़कियों को बहिष्कृत किया हुआ। वहाँ हमें अधिकांश छात्र शब्द का उपयोग मिलेगा। कहने का अर्थ है जेंडर यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में भेदभाव करना। तो इनमें से ज़्यादातर शब्द ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ। विद्यालय में भी अगर बात करें तो लड़के और लड़कियों के लिए छात्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लड़कियों का नाम रखा जाता है जब वो पैदा होती है तो वहीं से उनके लिए ये अभिशाप बन जाता है काफ़ी के लिए कि वो स्त्रीलिंग है यानी कि लड़कियां हैं। इस प्रकार से इनमें डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, असमानता है वो देखने को मिलती है। और दूर करने का साधन इस प्रकार से है। अब साधन की बात करते हैं कि जेंडर असमानता दूर करने के लिए भाषा साधन किस प्रकार से है। तो साधन इस प्रकार से है कि स्त्री और पुरुष के स्थान पर मानव जाति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम मानव का प्रयोग कर लेते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही उसमें समाहित हो जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों के लेखन में कहीं पुल्लिंग तो कहीं स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समान मात्रा में दोनों शब्दों के प्रयोग से समानता का भाव पैदा होता है। तो कहने का अर्थ है आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें इतना ही लिखना है कि भाषा है वो एक औजार होती है, सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। औजार का उपयोग और उपयोग करने वाले की समझ पर यह निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इसका उपयोग कर रहा है। हमारे समाज में जब लड़कियां पैदा होती है तो उनके नाम इस प्रकार से इंगित करते हैं कि मानो उनके लिए वो अभिशाप बन गया हो, अपशगुनी बन गया हो, इस प्रकार का बोध करवाते हैं। और हमारे समाज में ज़्यादातर शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि पुल्लिंग शब्द को निरूपित करते हैं,
जैसे कि राष्ट्रपति शब्द पुल्लिंग है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, राष्ट्रपति ही उसे बोला जाता है। इस राष्ट्रपति शब्द में पति पुल्लिंग शब्द लगा हुआ है और चेयरमैन, मैनमेड आदि कुछ शब्द हैं जो कि जेंडर असमानता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार के स्कूल के पाठ्यक्रम जो होते हैं वहाँ पर छात्र और छात्रा के लिए ज़्यादातर छात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, और छात्र शब्द में ही छात्र और छात्रा दोनों काउंट हो जाती है। इसीलिए ये एक प्रकार से बहिष्कृत करता है संबोधन को। और साधन इस प्रकार से बनता है कि जैसे हम मानव शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों उसमें समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिख सकते हैं। इतने में आपको 8 में से 8 नंबर है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस प्रश्न के बारे में जो इसके 13वें के अथवा में दिया गया था। अथवा में दिया गया था किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी थी आपको। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। एक तो लिख रही है भाषा एवं वर्ग। नंबर 2 था भाषा एवं क्षेत्र। और तीसरा था जो कि आप व्याकरण में पढ़ लेते हैं, सबसे इजी वही लगा मेरे को इसमें से देखें तो, भाषा एवं लिपि। लिपि किसे बोलते हैं? भाषा को लिखने के तरीके को तो लिपि बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाषा एवं वर्ग के बारे में। भाषा क्या है, वर्ग क्या है? भाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि पहले के बारे में आप लिख रहे हैं भाषा एवं वर्ग के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाषा एवं वर्ग, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में विवरणवाचक जो चिन्ह होता है वो लगाएंगे। फिर लिखेंगे भाषा एवं वर्ग के बीच में अटूट संबंध है। वर्ग का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद के साधनों पर किसका अधिकार है। जो लोग जीवन व्यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर होते हैं उन्हें मजदूर वर्ग कहा जाता है। जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और उनके हक का प्रयोग करते हैं वे बुर्जुआ वर्ग कहे जाते हैं। ये दोनों वर्ग कमोवेश किसी एक समाज में पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समाज का हिस्सा होने के कारण दोनों वर्गों के सदस्य उस समाज में उपयोग की जाने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। उन भाषाओं के व्याकरणिक नियम दोनों के लिए एक से ही होते हैं। उन भाषाओं के शब्दकोश दोनों के लिए एक से होते हैं। इस प्रकार से देखने पर लगता है कि अलग अलग वर्गों पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषाओं में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता तथा भाषा समान रूप से दोनों के काम आती है। ऊपर जो तर्क दिया गया है वह व्याकरणिक तथा शब्दकोश की दृष्टि से ठीक है। मजदूर हो या पूंजीपति दोनों ही बजरे को बाजरा ही कहेंगे, लेकिन भाषा के द्वारा वस्तुओं, जगहों आदि का ही नाम नहीं लिया जाता, अपितु भाषा की मदद से विचारों का प्रसार होने के साथ साथ स्थापित विचारों का परिष्कार भी किया जाता है। गरीब हो या अमीर दोनों ही भाषा का उपयोग करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं। एक वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए तथा दूसरा वर्ग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है। तो इससे आप क्या समझे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। भाषा एवं वर्ग, तो आप इसमें लिखेंगे भाषा एवं वर्ग में अटूट संबंध है। हमारे समाज में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, अनेक प्रकार के वर्ग है। जैसे कि एक तो होता है काम करने वाला वर्ग जिसे मजदूर वर्ग कहते हैं, और एक वर्ग होता है जो थोड़ा अमीर होता है, जो कामकारों को अपने अंडर में रखता है, उनके हक का इस्तेमाल करता है, उसे बुर्जुआ
बुर्जुआ, मैं आपको नाम लिखकर बताता हूँ। बुर्जुआ वर्ग कहते हैं उसको। तो ये वर्ग होते हैं, ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलने में इस्तेमाल करते हैं, गुणात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई शब्द ले लिया आपने, उसको वो ही बोलते हैं। जैसे बजरे को बाजरा ही कहेंगे। व्याकरणिक दृष्टि से, शब्दकोश की दृष्टि से अमीर हो गरीब हो सभी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा एक साधन है, भावों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से आप इनसे रिलेटेड बात वो लिख सकते हैं। क्षेत्र वाले में भी कोई खास नहीं है, आप क्षेत्र वाले में भी अपनी मर्जी से जोड़कर लिख सकते हैं, क्योंकि भाषा के बारे में आपको पता चल ही गया। क्षेत्र के बारे में जोड़कर लिख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में धरती दोहरारी आदि कविताएं लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई। भौगोलिक दृष्टि से भेदभाव पाया जाता है। एक वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, वो चेप देना इसमें सही हो जाएगा ये बिल्कुल। जैसे कि आप अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें आपको आसानी होगी। जैसे कि वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, मारवाड़ी जोधपुर के पास में, जयपुर के आसपास में ढूंढाड़ी, अलवर भरतपुर के एरिया में ब्रज भाषा बोली जाती है, और मेवाड़ी मेवाड़ के क्षेत्र उदयपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा तो नहीं लेंगे, उन क्षेत्रों में बोली जाती है। इस प्रकार से आप ऐड करके लिख सकते हैं। राजस्थानी भाषा के तो बारे में आपको पता ही होगा। शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू नीम का थाना उस एरिया में बोली जाती है। क्षेत्र का आप महत्व बता देना। और भाषा और लिपि, लिपि भाषा लिखने का ही तरीका है। भाषा पहले आई, लिपि का इस्तेमाल बाद में हुआ। तो ये इससे रिलेटेड 2-4 बातें हैं वो लिख सकते हैं। 8 में से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। 14 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 14वां प्रश्न है, इसके भी अथवा में दिया गया, ये भी 8 नंबर का प्रश्न है। ये पहला प्रश्न था कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों, 1 से 5 के विद्यार्थियों को लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु, अभिव्यक्ति के विकास हेतु कोई 4 गतिविधियां सुझाएं। कोई 4 गतिविधियां सुझाइए। ऐसा प्रश्न आया था कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति के लिए कोई 4 गतिविधियां आपको सुझानी है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले, आप सभी को पता है LSRW, यानी पहले तो सुनना, फिर बोलना, और फिर पढ़ना, और फिर लिखना। LSRW भाषा के कौशल के बारे में सबसे पहले चेप देना। ऐसा प्रश्न आए तो इसमें से फिर आप लिख देना कि लिखित अभिव्यक्ति है वो बाद में आती है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, ये गतिविधियां करानी ज़रूरी है। ये गतिविधियां आने के बाद में लिखित अभिव्यक्ति हम कराएंगे। कौन कौन सी कराएंगे? बच्चों को चित्र बनाना सिखा देंगे। चित्र से जो कहानियाँ हैं उनके चित्र बनाना, कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे वो, और अक्षर लिखना सिखाना। इस प्रकार से आप इसमें गतिविधियाँ ही तो करानी है। क्लास में क्या कराते हैं वही तो इसमें लिखना है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे इजी प्रश्न है ये। जैसे कि मोटे मोटे अक्षरों में बच्चों को लिखना सिखाना है, लिखित अभिव्यक्ति किस प्रकार से देंगे वो यही बताना है आपको। सुनकर के बच्चे लिखेंगे श्रुतलेख,
अंतिम अक्षर प्रथम बच्चों को कक्षा में बैठाया जाता है और एक एक करके लिखने के लिए कहा जाता है। जो वे लिखते हैं उसका पहला अक्षर तथा आखिरी अक्षर होना चाहिए जो पहले आया था। मतलब बच्चों से एक्टिविटी करानी है। ये आसान प्रश्न है, इसके बारे में आप जो भी लिखेंगे आपको पूरे में से पूरे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बस तरीका आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से लिखना है। एक प्रश्न इसके अथवा में आया था, वो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, इसको फिर रोकते हैं। और वो प्रश्न आया था, विद्यालय में भाषा का उपयोग विषय एवं माध्यम के रूप में किस प्रकार होता है, समझाइए। मैं प्रश्न दोबारा बोल दूंगा, 1 सेकंड रुकना आप। विद्यालय में भाषा का उपयोग विषय एवं माध्यम के रूप में किस प्रकार होता है। तो विषय के रूप में इस प्रकार होता है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि विषय पढ़ाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, चीज़ों को समझना सिखाया जाता है। और भाषा के माध्यम के रूप में इस प्रकार से कि जैसे हमारा मीडियम हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, और व्याकरणिक ज्ञान करवाया जाता है। अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जो मैंने आपको पहले बताया ना, उन्हीं से ये सारे के सारे प्रश्नों का इसी प्रकार से लिखना है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ा इसके बारे में, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो पहले मैंने आपको बताया कि आधे आधे नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो 2 ये हैं। लिपि व भाषा का संबंध है तो मानवीय है। उत्पीड़नों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक किसकी है, पाउल फेरे की। फिर प्रश्न था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, कितनी भाषाओं को स्थान मिला है, तो 22। इनमें 22 के 22 लिखने आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें आप नीचे लिखेंगे कि उनमें से कुछ निम्न है, वहाँ पर उसमें आप नाम लिख देंगे। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मलयालम, गुजराती, जो भी, बोडो, 4-5 भाषाओं के नाम लिख देंगे उसमें, ठीक है। फिर यहाँ नीचे फिर एक स्टार लगा कर लिख देंगे कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं की गई है और इसको शामिल करने का प्रयास चल रहा है, तो नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई किस वर्ष शुरू हुई, तो 1923 में। ये थोड़ा फैक्ट वाला प्रश्न है, इसको रटना ही पड़ेगा। 1923 में प्रश्न आएगा तो 1923 याद होना चाहिए। फिर था, अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं, तो फिर चौथा प्रश्न करवा दिया। 5वां किधर, 5वां ये था, अक्षर और वर्ण किसे कहते हैं, तो ए आ ई ये ध्वनियाँ होती है, इनको लिखना ही वर्ण कहलाता है, इनका खंड नहीं किया जा सकता, उसे अक्षर कहते हैं। भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं, तो भाषा में कुछ ध्वनियाँ होती है, सीमित ध्वनियाँ होती है, उनसे हम असीमित वाक्य बना सकते हैं, यानी कि उत्पादन करना है। उत्पादन यानी बढ़ाना है। बहुभाषिकता से शैक्षिक संदर्भ में क्या, बहुभाषिकता नाम में ही आपको उत्तर निकालना है। बहु यानी अनेक, भाषिकता यानी भाषा। अनेक भाषा का अगर टीचर ज्ञानी होगा तो क्या महत्व होगा, अनेक भाषाएं बच्चों को सिखा सकेगा, वो क्या बोल रहे हैं वो समझ सकेगा। तो इस प्रकार से इनको जोड़ जोड़ कर लिखना है। चपरासी जा रहा है, कुलपति जा रहे हैं, यानी ये दोनों है तो एक वचनी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुवचन क्रिया का जो प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर एक वचन के लिए एक वचन, इसके बारे में आपको बताना है। फिर था, अनेक राज्य 8वीं अनुसूची में क्यों शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि भाषा का महत्व बढ़ जाए, राजनीतिक जो राजकीय कार्य है उसमें उपयोग किया जाने लगे, भाषा का कुल मिलाकर वैल्यू बढ़ जाए। जो स्थानीय रचनाकार है उनको भी। एक शेष का क्या है, एक शेष का मतलब एक शब्द का इस्तेमाल करना, जैसे आदमी, आदमी में पुरुष महिला दोनों आ गए। भाषा अस्मिता यानी भाषा की पहचान का सिरा धर्म से कब जुड़ जाता है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था हिंदू मुस्लिम वाला, कि उर्दू है वो मुसलमानों की भाषा बन गई, धर्म से जुड़ गया, लिंक हो गया ना वहाँ से। इस प्रकार धर्म के कारण भाषाई शब्द भंडार में किस धर्म के जो शब्द आ गए हैं, पूजा पाठ रिलेटेड है, जय श्री कृष्ण है, इस प्रकार से मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, मैंने आपको बताया ना, वो शब्द कौन कौन से शब्द धर्म की वजह से आ गए हैं वो आपको बताना है। धर्म की वजह से आ गए तो शब्द भंडार में वृद्धि हो गई।
फिर था भाषा जेंडर असमानता का कारण। असमानता है, आप आसानी से लिख सकते हैं जेंडर के आधार पर, लड़का लड़की, जन्म के समय ही लड़की का नाम, इस प्रकार से इजी है ये सभी, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे और ये 35 नंबर का आपका पेपर होता है 35 का। पास होने के लिए चाहिए आपको 14। तो एक पेपर 2018 वाला हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2019 का पेपर हल करेंगे, और वो वीडियो मिलेगा कहाँ पर आपको? यहाँ पर आपको आई लिखा हुआ बटन मिलेगा, उस पर आपको वीडियो है वो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं इसकी अलग से, उसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 5 साल के पेपर हल कर लेंगे हम जितने दिए हुए हैं। 5 साल के पेपर हल करने के बाद में 70% आपके आसानी से बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।